गुड मॉर्निंग। क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 अपना जो अभी चल रहा है रनिंग में डिटर्मिनेंट और सारणिक। इसमें जो प्रीवियस लेक्चर में अपने देखा था डिटर्मिनेंट के कुल 10 प्रॉपर्टीज होती है, उन प्रॉपर्टीज को अपन अच्छे तरह से समझ लेता है। उसके एग्जांपल भी देख लेते हैं किस तरह से क्या प्रॉपर्टी होते हैं। कुछ रिपीट प्रॉपर्टी में वापस कर रहा हूँ। सारणी के गुणधर्म में सबसे पहली प्रॉपर्टी दी थी, यदि किसी सारणी का आपको गिवन है उसकी पंक्तियों को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्तियों में बदलने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी अपन ने देखी थी, यदि किसी सारणिक में, अब इसका क्रम की जरूरत नहीं है, आपको जैसे याद है वैसे, यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियों को आपस में इंटरचेंज किया जाता है तो सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहता है लेकिन उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। जैसे सारणी का मान 25 है तो उसका R1 को R2 में या C1 को C2 में चेंज कर देंगे तो सारणिक की वैल्यू क्या हो जाएगी, -25। और यदि -25 है तो क्या जाएगा, +25। इसके बाद में सारणिक की तीसरी प्रॉपर्टी ये देखी थी, यदि किसी सारणिक में किसी दो पंक्तियों के अवयव सर्वसम है, मतलब दोनों समान है, उसका भी 2 3 4 एलिमेंट है मान लो, और दूसरे पंक्ति में 2 3 4 है, तो इस तरह से यदि सारणी की दो पंक्तियां समान है या दो स्तंभ के अवयव समान है तो उस सारणी का जो अपन सॉल्व करेंगे तो सारणी की वैल्यू डेल्टा = 0 मिलेगी। इसके बाद में सारणी की किसी पंक्ति के समस्त अवयवों को या स्तंभ के समस्त अवयवों को k से गुणा कर दिया जाए तो सारणी का मान k गुणा हो जाता है, तो Δ1 = k टाइम्स ऑफ द डेल्टा। इसके बाद में सारणिक जो है, सारणी की किसी भी पंक्ति के स्तंभों, किसी पंक्ति के अवयवों को दूसरी पंक्ति के k से गुणा करके दूसरी पंक्ति के अवयवों से जोड़ दिया जाए, R1 चेंज करें R1 + k टाइम्स ऑफ R2, तो सारणिक का जो मान है वो क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है। या माइनस भी कर सकते हैं, R1 को चेंज करें R1 - k टाइम्स ऑफ द R2, तो भी सारणिक का मान परिवर्तित नहीं होगा। इसके बाद में यदि सारणिक जो है त्रिभुजाकार सारणी है जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों को, सारणी का मान क्या हो जाएगा, मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा कर लेंगे तो त्रिभुजाकार अवयव का अपन को मान मिल जाएगा जल्दी से। इसके बाद में यदि कोई सारणिक है उसकी सभी पंक्ति के सभी अवयव या स्तंभ के सभी अवयव शून्य है तो उस सारणी को सॉल्व करने पर सारणी की वैल्यू डेल्टा क्या मिलेगी, 0। और इसके बाद में यदि कोई सारणिक है जिसके अंदर कोई भी अवयव x की फॉर्म है, जो अपने वेरिएबल है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो वो क्या मिलेगा, एक बहुपद मिलेगा, किसमें, x में मिलेगा। अब यदि x के स्थान पर यदि अपन a रखते हैं और वैल्यू p ऑफ a वो क्या मिल जाएगी, 0, तो उस सारणी x - a उस सारणी का या उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, गुणनखंड। इस तरह से सारणी की जो प्रॉपर्टीज है उसको अपन याद रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसका उपयोग कर लेंगे, और जो भी प्रॉपर्टी क्रम की जरूरत नहीं है, गुणधर्म इससे इस तरह से लिख के उस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। आज अपन कुछ ऑपरेशंस देखते हैं, प्रारंभिक संक्रियाएं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, क्या ऑपरेशंस अपन यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सारणिक में। तो ये जो कुछ नोटेशन रिप्रेजेंट किए गए ऑपरेशन, RI ये जो साइन है इंटरचेंज का है, RI किसमें परिवर्तित, RJ में। RI और RJ आपस में परिवर्तित हो रहे हैं। किसी पंक्ति की जब मान लो दूसरी पंक्ति है और पहली पंक्ति है तो पहली पंक्ति तो नीचे जा रही है और दूसरी पंक्ति क्या हो रही है, ऊपर आया, तो R1 और R2 आपस में क्या चेंज और इंटरचेंज होता है। तो ये जो नोटेशन है वो किसका है, इंटरचेंज का। इसके बाद में इंटरचेंज, ये जो नोटेशन RI को परिवर्तित करें k टाइम्स ऑफ RI, जो भी कोई रो है, RI रो है, उसके प्रत्येक अवयव को अपन किससे मल्टीप्लाई करें, k से मल्टीप्लाई करके उसको परिवर्तित करें तो सारणी का मान कितना गुणा हो जाएगा, k गुणा। इसके बाद थर्ड जो नोटेशन है उसमें आपको RI को परिवर्तित करें, RI + k टाइम्स ऑफ RJ। सारणी की किसी पंक्ति I को उसमें क्या ऐड करें, दूसरी पंक्ति का k गुणा RI + k टाइम्स ऑफ R ऑफ J, और ऐड करके क्या कर लेते हैं, जोड़ रहे हैं, तो RI इसमें परिवर्तित हो गई। और अपन जानते हैं ये भी गुणधर्म है, यदि किसी सारणी के प्रत्येक अवयव को दूसरी पंक्ति के k गुणा, किसी सारणी के किसी पंक्ति के अवयव को अन्य पंक्ति के k से गुणा करके जोड़ा या घटाया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह से ये अपन को पूरी लाइन लिखने की जरूरत, इस तरह से अपन नोटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारणी के नोटेशन है। अब पिछले चैप्टर में अपने जो मैट्रिक्स देखा था, मैट्रिक्स यदि दो मैट्रिक्स दे रखे हैं तो दो मैट्रिक्स का योग कैसे संभव है, उसके लिए सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है दोनों जो मैट्रिक्स है उनका जो क्रम है वो समान, ऑर्डर समान होना चाहिए। यदि ऑर्डर समान है तो ही उनका योग संभव होता है। अब सारणिक में यदि कोई दो सारणिक आपको दे रखे तो उनका योग कैसे संभव है, आप पहले सारणिक है उसकी वैल्यू Δ1 निकाल लो, दूसरी सारणिक क्या है, Δ2 निकाल लो, किसी भी क्रम का है, आपको तो पहला जो है उसको सॉल्व कर लो। जैसे योग की बात कर रहा हूं, मान लो एक सारणिक जो है
डेल्टा और दूसरा सारणिक क्या है डेल्टा 1। आपको जो डेल्टा है वो 2/2 क्रम का है और उसमें आपको डेल्टा 1 ऐड करना है, वो किस क्रम का है 3/3 क्रम का है। अब आपको क्रम अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं, आप तो इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू डेल्टा है इसको सॉल्व करने से, और इसकी वैल्यू अपन 3/3 को कैसे सॉल्व करते हैं उसको वैल्यू निकाल लेंगे, तो डेल्टा और डेल्टा 1 की वैल्यू को ऐड कर लेंगे। इस तरह से दो सारणिकों का योग संभव है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह दो सारणिक आपको किसी भी क्रम के दे रखे हैं 2/2 एक 3/3 है, तो दोनों की वैल्यू डेल्टा और डेल्टा 1 निकालो, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, उसको अपन क्या कर सकते हैं सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो योग करने में और व्यकलन करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में तो इंडिविजुअल वैल्यू निकालो और उनका वैल्यू निकाल लो, योग और माइनस दोनों संभव है। लेकिन यदि सारणिक का गुणा करना है, प्रोडक्ट ऑफ द टू डिटरमिनेंट, सारणिकों का गुणनफल, ये इंपॉर्टेंट है, अपन देखते हैं किस तरह से करते हैं। सारणिकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ द डिटरमिनेंट। दो सारणिकों का आपका गुणन करना है, किस तरह से करेंगे। पहला पॉइंट वही, यदि सारणिक पहले किसी भी क्रम की दे रखी है और दूसरी सारणिक भी किसी क्रम की दे रखी है, आप तो इंडिविजुअल दोनों की वैल्यू निकाल दो। फर्स्ट की वैल्यू डेल्टा आ जाएगी, सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगी डेल्टा 2। अब आप डेल्टा 1 और डेल्टा 2 मान लो है, तो डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 करके सारणिक की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो भी क्रम का है, कोई क्रम का यहाँ पर कोई इंपोर्टेंट नहीं है। और ये मान लो ये 2/2 का है और ये क्या है 3/3, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, उसमें वैल्यू जो भी है उसको अपन निकाल सकते हैं। 2/2 को अपन सॉल्व कर सकते हैं, मान लो इसकी वैल्यू क्या आ गई डेल्टा 1 आ गई, उसको मल्टीप्लाई करना है दूसरे सारणिक के 3/3 का है, तो उसको भी सॉल्व कर लो आप, मान लो उसकी वैल्यू क्या आ गई डेल्टा 2। अब ये क्या है, एक कोई संख्या और ये भी क्या है एक संख्या, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको दो सारणिकों का गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। ये तो हुआ सीधा मेथड जिसमें अपन क्या करते हैं, दिए गए सारणिकों की वैल्यू निकाल के उनका योग व्यकलन या मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यदि आपको पिछले वाले चैप्टर में जिसमें मैट्रिक्स में किया था, दो मैट्रिक्सों का, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का गुणन कब संभव है, वापस रिपीट कर रहा हूं, देखेंगे अपन। मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं पिछले चैप्टर की, जिसमें एक मैट्रिक्स आपको दे रखा है, एक मैट्रिक्स ये है और दूसरा मैट्रिक्स मान लो जो है। अब मैट्रिक्स में अपन ने देखा दो मैट्रिक्सों का गुणन तभी संभव होता है जब ये m इंटू n क्रम का है और ये क्या होना चाहिए n इंटू p क्रम का। इसका मतलब दो अवयवों का गुणन, दो अवयव a और b का गुणन तभी संभव है जब प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या, n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, इस अवयव के स्तंभों की संख्या, प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या, ये पहली चीज किसको रिप्रेजेंट, पंक्ति की संख्या को रिप्रेजेंट करे। तो प्रथम स्तंभ, प्रथम जो अवयव है उसके तो स्तंभों की संख्या और द्वितीय अवयव के पंक्तियों की संख्या यदि बराबर है तो ही दो सारणिकों का, दो अवयवों का गुणनफल संभव है। और वे भी यदि गुणनफल संभव है तो किस वे से होता है, रो इंटू कॉलम से, हमेशा रो इंटू कॉलम से ही होता है, r इंटू सी से। यदि n और ये n इक्वल है, इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर है तो इसका प्रोडक्ट संभव है। और प्रोडक्ट किस फॉर्म में होगा, रो इंटू कॉलम। ये तो पिछले चैप्टर अवयव की बात थी। अब जो सारणिक है, यदि आपके पास दो सारणिक है, मान लो एक सारणिक A है जो मान लो 2/2 क्रम का है और दूसरा सारणिक जो B है वो भी आपके मान लो 2/2 क्रम का है, तो इन दोनों सारणिकों का गुणनफल, सारणिक ऑफ A इंटू सारणिक ऑफ B, पहला वही मेथड, दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल के वैसे भी कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, यहाँ पर यदि दो सारणिकों का यदि क्रम, ये भी 2/2 है ये भी 2/2 है, क्रम समान है, तो इनका गुणनफल संभव होगा। आगे अपन देखेंगे यदि ये 2/2 है, अगला 3/3 का, उसका गुणा कैसे करते हैं वो भी देख लेंगे। लेकिन इसमें अभी पर्टिकुलर ये समझते हैं, यदि ये सारणिक है और दूसरा सारणिक ये है और इसके जो भी एलिमेंट है, मान लो इसको अपन डिनोट कर लेते हैं A1 B1 और A2 और B2, और इसके एलिमेंटों को अपन कैपिटल A1, क्योंकि कैपिटल से रिप्रेजेंट है, उसको अपन क्या करेंगे, मान लो C1 लिख देते हैं, C1 और B1
और इसको लिख देंगे C2 और D2। ये जो सारणिक है A1 B1 A2 B2 और C1 D1 और C2 D2। अब यदि दो सारणिकों का मल्टीप्लाई करना है तो सारणिकों का मल्टीप्लाई किसी भी वे से कर सकते हैं, रो इंटू रो से भी कर सकते हैं नंबर 1, दूसरा रो इंटू कॉलम से कर सकते हैं, तीसरा कॉलम इंटू रो से कर सकते हैं और चौथा कॉलम इंटू कॉलम से कर सकते हैं। जबकि आयु में सिर्फ यही कर सकते थे, रो इंटू कॉलम। जबकि यहाँ पर सारणिक में इस चारों मेथड से कर सकते हैं। यदि कोई दो डिटरमिनेंट गिवन है जो सेमी क्रम के हैं तो उसका जो गुणनफल होता है रो इंटू रो, पहली की पंक्ति दूसरे की पंक्ति से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले की पंक्ति और दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले की कॉलम और दूसरे का रो वैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कॉलम का कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वही पुराना वाला मेथड जो प्रीवियस चैप्टर में देखा था, आर इंटू कॉलम में जिस तरह संगत अवयवों का मल्टीप्लाई होता है वैसे कर सकते हैं। यदि पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन में यदि अपन करें किसी भी वे से आप कर सकते हैं तो ये चारों बातें ध्यान रखनी है। रो इंटू रो संभव है, रो इंटू कॉलम से भी संभव है, कॉलम इंटू रो से भी संभव है और कॉलम इंटू कॉलम से संभव है। सारणिक में इस तरह गुणा कर सकते हैं। अब मान लो मैं एग्जांपल में एक सारणिक ले रहा हूं 2 3 1 2 और इसका मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं 1 2 3 और 4 से। अब कोई भी आप इसमें पैटर्न यूज कर सकते हैं। मान लो मैं रो इंटू रो से कर रहा हूं, रो इंटू रो से। इसका मतलब क्या हुआ, रो का मल्टीप्लाई किससे होगा, रो से। इस रो का इस रो से, संगत अवयव का, तो ये रो जो है और इसका रो से, 2 3 का इससे, रो का रो से कर रहा हूं ना, तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 3 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 6। तो इसको अपन डिनोट कर लेते हैं 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। ओके, इस रो का इस रो से हो गया। अब इसी रो का इस रो से होगा 2 इंटू 3, 2 का 3 से मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 और 3 का किससे मल्टीप्लाई 4 से, 3 इंटू 4। जब रो है तो रो का पहला एलिमेंट रो का द्वितीय एलिमेंट इसी से मिलेगा। फिर रो सेकंड यूज करें तो सेकंड का एलिमेंट है 1 1 2 का 1 2 से, तो 1 का 1 से 1 प्लस 2 का 2 से 2 इंटू 2। फिर इस रो का 8 2 का इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 इंटू 3 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 2 इंटू 4। अब आप इसकी वैल्यू निकाल लो। अब 2 इंटू 1 तो 2 होता है, 3 इंटू 2 कितना 6 6 एंड 2 कितना हो गया 8। तो पहला एलिमेंट क्या मिला 8, 3 इंटू 2 6 और 4 इंटू 3 12, 12 और 6 कितने हो जाएंगे 18। इसके बाद 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4 4 और 1 कितना हो गया 5 और ये 3 प्लस 8 कितना जाएगा 11। तो इनका जो प्रोडक्ट है, जो आप एग्जांपल ये जो सारणी का दो ले था, इस सारणी को और इस सारणी को जो मल्टीप्लाई किया किस वे से, रो इंटू रो से। आप चाहो तो रो इंटू कॉलम से भी कर सकते हैं, कॉलम इंटू रो से भी कर सकते हैं और कॉलम इंटू कॉलम से करें। किसी भी वे से करोगे आंसर हमेशा क्या मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा। तो जैसे आपको उचित लगे उस हिसाब से कर सकते हैं। और पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसी वे से कहा हुआ है कि आपको कॉलम इंटू रो से करना है तो उस वे से ही करेंगे अपन, है ना। तो इससे इस सारणी का जो क्या है, इस सारणी को अपन इस वे से लिया। अब इस सारणी को अपन सॉल्व कर सकते हैं। दोनों का प्रोडक्ट वन सारणी का गया और इसको मल्टीप्लाई कर लो तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी अब कैसे होता है, 8 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 88 माइनस, और 18 है उसको 95 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो आंसर अपना ओवरऑल मिल जाएगा -2। इन दो सारणिकों का गुणनफल करने से जो आंसर मिल रहा है डेल्टा की वैल्यू वो क्या मिल रही है -2। और सारणिक किस फॉर्म में मिल रहा है 2/2 में, और वो कैसा है 8 18 5 और 11। तो इस तरह से अपन दिए गए दो सारणिकों का प्रोडक्ट या गुणनफल कर सकते हैं। मान लो इसमें जो प्रोडक्ट की बात हो रही है और यदि पहला जो सारणिक ए है, मान लो आपके ये 2/2 क्रम का है और जो सारणिक बी है वो मान लो 3/3 क्रम का है।
अब क्या सारणिक ए और सारणिक बी का गुणनफल संभव है? संभव तो है ही, क्योंकि सारणिक ए का इंडिविजुअल वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं और सारणिक बी की भी इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपन को दोनों का मल्टी प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इसका मतलब इनका गुणनफल संभव है। लेकिन यदि अपन रो इंटू कॉलम या कॉलम इंटू रो उस वे से करना चाहते हैं तो अपन क्या करेंगे, मान लो इसमें एलिमेंट मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 और 4। ये 3/3 का है तो इसको भी 2/2 को भी किस में कन्वर्ट करेंगे, 3/3 में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? सारणिक ऑफ ए वैल्यू अनचेंज रह जाएगा, इसका एक पैटर्न होता है वो इस वे से लिखेंगे अपन इसको 1 0 0 0 0 इस तरह से। ये 1 0 0 और 0 0 ये से लिख लेता है और फिर ये एलिमेंटों को वापस ऐसे लिख लेंगे 1 2 3 और 4। ये जो 2/2 क्रम की जो सारणिक थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, 3/3 में। और वैल्यू कोई चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये जो 1 है 1 को अपन मल्टीप्लाई करके 1 2 3 पर इसकी सारणिक से, फिर ये 0 इंटू समथिंग कोई सारणिक जो भी है लेकिन उसकी वैल्यू 0 में जाएगी, प्लस इस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके उप सारणिक से तो भी क्या जाएगा 0। तो ओवरऑल क्या मिलेगा 1 इंटू 1 2 3 4 उप सारणिक में कन्वर्ट होगा तो वो वापस किस में कन्वर्ट है, 2/2 में। इसका मतलब अपन इसको 2/2 को 3/3 में परिवर्तित कर सकते हैं। तो अब ये सारणिक ए जो आपका गिवन जो है वो किसका है, 3/3 का एलिमेंट मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये हो गया। और सारणिक जो बी है वो ऑलरेडी आपको 3/3 की गिवन है, जो भी एलिमेंट है उसका। तो इसका मतलब दोनों के क्रम क्या हो गए, सारणिक ए और जो सारणिक बी है उन दोनों क्रम क्या हो गया, दोनों क्रम समान हो गया। अब अपन चाहे तो रो इंटू रो से, रो इंटू कॉलम से, कॉलम इंटू रो से या कॉलम इंटू कॉलम से, चारों मेथड से जो भी आप चाहे उस मेथड से इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इनका प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से अपन दो सारणिक या डिटरमिनेंट जो होते हैं उनका प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से इस आप जो चैप्टर नंबर जो 4 है इसके जो आपके जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो सब इसका पूरा हो चुका है। अब 4.2 के एक दो क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। एक्सरसाइज जो 4.2 है उसका जो आरबीसी की जो बुक है उसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें आपको एक यदि L M 2 3 डिटरमिनेंट आपको गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है, L रेशियो M। यदि सारणिक L M 2 3 इक्वल टू 0 है, इसकी वैल्यू आपको किसके गिवन है, 0 के इक्वल है, तो L रेशियो M फाइंड करना है। L और M का क्या फाइंड करना है, रेशियो। और दिए गए जो सारणिक है उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो अपन कैसे करेंगे, पहले इस सारणिक को अपन सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने कैसे, L को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 ऑफ L और 2 को 3 से माइनस ऑफ 2 ऑफ M और वो किसके इक्वल है, 0 के। आपको ऑलरेडी गिवन है। L रेशियो M फाइंड करना है तो आपको 3L इधर 2M उधर गया तो प्लस का 2M और L M को डिवाइड में लेके आ जाओ और ये क्या आ जाएगा 2/3। इसका मतलब इम्प्लाइज दैट L रेशियो M इज इक्वल टू 2 रेशियो 3। L और M का रेशियो क्या है, 2 रेशियो 3। 3L 2M उधर गया, ये आपको L रेशियो M फाइंड करना है। L M को डिवाइड में लेकर आ गए 2/3 हो गया और L रेशियो M वो किसको 2 रेशियो 3 के इक्वल हो जाएगा। तो ये तरह से आपका इसका क्वेश्चन नंबर 1 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन आपको एक सारणिक गिवन है और उसमें द्वितीय पंक्ति के सभी अवयवों की क्या निकालनी है, उप सारणिक। तो द्वितीय पंक्ति जो R1 R2 उसके एलिमेंट है उसकी संगत पंक्ति को और स्तंभ को छोड़ देंगे, रिमेनिंग जो भी अवयव हो जाएंगे वो उसकी क्या हो जाएगी, उप सारणिक। जैसे मान लो A11 की उप सारणिक क्या होती है, उसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो तो अपन जानते हैं A22 A23 A32 और A33। इस तरह से इस क्वेश्चन को अपन कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि इस बारे में अपन क्वेश्चन देख चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं ना। अब जो एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, एक सारणिक गिवन है आपको 13 14 15 16 17 18 19 20 और
21। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है और इसको आपको क्या निकालनी, वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट, दिए गए डिटरमिनेंट की आपको क्या निकालना है, मान ज्ञात करना है। अब सबसे पहला जो वे होता है, आप सिंपल वे से इसको 13 को किससे मल्टीप्लाई करो, इसके उपसारणिक, -16 की इसके उपसारणिक और 19 की प्लस ऑफ इसके उपसारणिक। लेकिन इस तरह से यदि अपन क्वेश्चन करेंगे ये काफी क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, टाइम लग जाएगा इसमें। अब अपन इसको गुणधर्म का यूज करते हुए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो आप इसका और इसका 13 और 14 का डिफरेंस कितने का, 1 का, यहाँ पर भी 1 का और यहाँ पर भी 1 का। तो अपन इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं गुणधर्म से। मान लो इसकी वैल्यू क्या है, डेल्टा। अब गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टी से अपन प्रॉपर्टीज यूज करें। क्या प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी, यदि किसी पंक्ति को दूसरी पंक्ति के के गुणा से माइनस कर देते हैं या जोड़ देते हैं तो सारणिक में कोई फर्क नहीं आता है। मैं क्या कर रहा हूँ, R2 को चेंज कर रहा हूँ, किसमें, R2 माइनस 1 टाइम्स ऑफ R1 और इसको अपन R1 ही लिख सकते हैं। R2 को चेंज कर रहा हूँ, द्वितीय पंक्ति को R1 R2 और ये क्या है R3। अब मैं R2 को चेंज कर रहा हूं, क्या चेंज कर रहा हूं, R2 को चेंज कर रहा हूं R2 माइनस R1। साथ में मैं R3 को भी चेंज कर रहा हूं। R3 को अब ये तो चेंज हो गई, इसे अप्लाई नहीं कर सकते। R3 का R1 से साथ कर सकते हैं। R3 को क्या कर रहा हूं, R3 माइनस R1। इसको ये दो प्रॉपर्टी मैं लगा रहा हूं, कर सकते हैं अपन, प्रॉपर्टीज में जानते हैं। तो ये कैसे परिवर्तित होगी, देखो डेल्टा इज इक्वल टू, पहली पंक्ति तो वही रहेगी 13, 16 और 19। R2 को परिवर्तित कर रहा हूं, R2 माइनस R1। R2 में से क्या घटा रहा हूं, R1 घटा रहा हूं। तो 14 में से 13 गया तो क्या बच गया, 1। 17 में से 16 गया 1 और 20 में से 19 गया तो भी 1। इसके बाद R3 को परिवर्तित करता हूं, R3 माइनस R1 कर रहा हूं। तो 15 में से 13 गया तो ये हो गया 2 और ये भी 2। 18 माइनस 16 और 21 माइनस 19 ये भी क्या हो गया, 2। कर सकते हैं इस तरह से गुणधर्म से। अब अपन देख रहे हैं यहाँ पर ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो इसको कॉमन लेके बाहर ले सकते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू 2 को मैंने कॉमन ले लिया तीसरी रो से, तो ये हो गया आपका 13, 16, 19, 1, 1, 1 और ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ गया तो 1, 1, 1। ये भी अपन कॉमन लेके निकाल सकते हैं। अब ये जो सारणी के डेल्टा 2 टाइम्स ऑफ इस तरह से गिवन है और अब देखो इसमें आपके 1, 1, 1 और ये भी क्या आ रहा है 1, 1, 1 और अपन एक गुणधर्म देखा है। उस गुणधर्म में क्या था, यदि किसी सारणी की 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ सर्व समय 2 पंक्तियों के अवयव समान है तो सारणी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। सीधा अपन अप्लाई कर सकते हैं गुणधर्म से, दिए गए सारणी की वैल्यू डेल्टा इज इक्वल टू 0 बिकॉज R2 एलिमेंट ऑफ द R2 इज इक्वल टू द एलिमेंट ऑफ द R3। R2 और R3 के जो एलिमेंट है वो क्या है, सेम है, 1, 1, 1, 1, 1, 1। इस प्रॉपर्टी से डेल्टा इज इक्वल टू 0 ये ज्ञात कर सकते हैं। मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं किया अपन ने, तो सिर्फ प्रॉपर्टी यूज की और विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टी फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट, दिए गए डिटरमिनेंट की इजी से अपन ने वैल्यू निकाल ली। अब आप जिस तरह से आपके दिमाग में जैसे जैसे प्रॉपर्टी आती है वो जरूरी नहीं कि इसी वे से चले। आपके दिमाग में मान लो R1 माइनस R2 करना है या कॉलम से माइनस करना है, C1 को चेंज कर रहे हैं, C1 माइनस C2 कर रहे हैं, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। लेकिन आंसर अपनी कोशिश यही रहती है गुणधर्म का यूज करके जल्दी से जल्दी उस आंसर को फाइंड करना होता है। इसके बाद में जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी सारणी के प्रथम व तृतीय स्तंभों को आपस में बदल दें तो सारणी के मान में क्या परिवर्तन है। प्रथम व तृतीय स्तंभ को बदलेंगे तो अपन को पता है संख्यात्मक मान तो वही रहता है लेकिन उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ये अपने गुणधर्म में देखा है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है टू प्रूव, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है आपको, डिटरमिनेंट गिवन है 1, 1, 1 YZ ZS XY और ये आपके Y प्लस Z, Z प्लस X और X प्लस Y। ये इस तरह से डिटरमिनेंट है और इसको आपको इसके इक्वल शो करना है, X माइनस Y, Y माइनस Z और Z माइनस X। 1, 1, 1 YZ ZX
एक्स वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर क्या आना चाहिए, इस फॉर्म में आना चाहिए। ये अपन को प्रूव करना है। तो प्रूव का क्वेश्चन है तो अपन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वो आपके 1 1 1 वाई जेड, जेड एक्स, एक्स वाई, और यहाँ पर वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। अब आप इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में है, अब आप इसको क्या करना है, आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे गुणधर्म से। अब देखो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम है, ये एलिमेंट सेम है। लगभग इस तरह की आप प्रॉपर्टी यूज करो कि अपन को जल्दी से जल्दी जीरो मिले, कोई अवयव क्या हो जाए, शून्य, और ज्यादा से ज्यादा शून्य प्राप्त करें, फिर उसको सरल कर लो। जैसे मैं इसमें परिवर्तित कर रहा हूं, R2 को परिवर्तित कर रहा हूं, क्या R2 माइनस R1, जिससे मेरे को क्या मिलेगा 1 माइनस 1 जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी वजह से R3 को भी मैं परिवर्तित कर रहा हूं, R3 माइनस ऑफ R1। ये मैं दो चेंजिंग कर रहा हूं ताकि मेरे को जीरो मिल जाए। अब मैं इस साइड को हटा रहा हूं। अब क्या चेंजिंग हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड चल रही है अपनी। पहला एलिमेंट R1 था, ऐसे रहे एक्स जेड और वाई प्लस जेड। अब मैंने चेंज किया गुणधर्म, R2 को परिवर्तित कर रहा हूं, R2 माइनस R1, R2 में से R1 होता है, 1 में से 1 गया 0। जेड एक्स माइनस वाई जेड, तो क्या आ जाएगा, जेड एक्स माइनस वाई, जेड कॉमन आ जाएगा, जेड तो आ गया कॉमन, और क्या एक्स माइनस वाई बच जाएगा, एक्स माइनस वाई। और इसमें जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, तो जेड से जेड कट जाएगा, एक्स माइनस वाई बच जाएगा। फिर R3 को परिवर्तित किया, R3 माइनस R1, 1 में से 1 गया 0। एक्स वाई में से वाई जेड गया, तो वाई तो कॉमन आ गया, एक्स माइनस जेड, वाई कॉमन आ गया, एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई, वाई कॉमन एक्स माइनस जेड हो जाएगा। और इसमें x प्लस वाई माइनस जेड, तो y से y कट जाएगा, तो x माइनस जेड। ये मैंने इसलिए किया ताकि मेरे को कोई भी अवयव किस में कन्वर्ट हो जाए, जीरो में। ये जीरो में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें देखो यहाँ पर ये जो रो सेकंड है R2 और ये रो कौन सी है R3। देखो इसमें इसको 0 इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, ये z इंटू एक्स माइनस वाई और ये भी x माइनस वाई, इसका मतलब x माइनस वाई एक कॉमन आ जाएगा। तो इसमें से अपन क्या करते हैं, दूसरी पंक्ति में से x माइनस वाई कॉमन ले लेता हूँ। 0 इंटू एक्स माइनस वाई रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 इंटू एक्स माइनस वाई, क्यों कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसका 0 इंटू एक्स माइनस जेड है, ये भी एक्स माइनस जेड है, इसको 0 इंटू एक्स माइनस जेड यदि लिख ले तो एक्स माइनस जेड कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स माइनस जेड को मैं कॉमन ले लेता हूँ। पीछे क्या बचेगा आपका सारणिक 1 वाई जेड वाई प्लस जेड। पहले रो को तो अपन को चेंजिंग किया ही नहीं। दूसरे में क्या बचेगा 0 ऐसे ही बचेगा, यहाँ बचेगा जेड और यहाँ क्या बचेगा 1, क्योंकि एक्स माइनस वाई बाहर आ गया। और यहाँ पर 0 एक्स माइनस जेड बाहर आया तो पीछे क्या बचा वाई, और यहाँ पर एक्स माइनस जेड बाहर आया तो पीछे क्या बच गया 1। ठीक है। अब अपन ऐसे करते हैं, इस कॉलम की सहायता से इसको सॉल्व कर लेते हैं। और भी वे है लेकिन ये एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड, और अपन 1 इंटू इस कॉलम C1 की सहायता से सॉल्व करता हूँ। 1 इंटू क्या हो जाएगा, इस पंक्ति को इसको छोड़ देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1 इंटू जेड इंटू 1 जेड माइनस वाई हो जाएगा। तो जेड माइनस वाई, 1 को लिखने की जरूरत नहीं। अब आप इसको उसी वे से एक्स माइनस वाई, तो ऐसे ही इसमें से माइनस कॉमन लिया तो माइनस बाहर आ गया, ये क्या आ जाएगा जेड माइनस एक्स, और इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस एक और बाहर आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस, और ये वाई माइनस क्या हो जाएगा जेड। अब अपन जानते हैं माइनस माइनस क्या हो गया, ये तो हो गया आपका प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया एक्स माइनस वाई, और ये हो गया, फिर इसको पहले लिख देते हैं वाई माइनस जेड, और ये क्या हो गया जेड माइनस एक्स। हेंस दिए गए क्वेश्चन को अपन ने इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए मैक्सिमम जीरो बनाने के बाद में अपन इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद में ये क्या आ गया एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस वजह से अपन दिए गए क्वेश्चन को गुणधर्मों का यूज करते हुए दिए गए सारणिक में अपन गुणधर्म जो 10 है उन सभी गुणधर्मों जो यूज आ रहे हैं उन गुणधर्म को यूज करके दिए गए सारणिक को सरल तल से अपन प्रूव कर सकते हैं या उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद के क्वेश्चन जो है
अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।